हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान किस कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी इतिहास की, जिसका नाम है आवर पास्ट पार्ट 3, और इसका थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। तो हम इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं। अगर आप ये क्लास सुन रहे हैं तो इससे पहले वाली अगर क्लास आपने सुन रखी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस क्लास को सुनने से पहले, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप एक बार पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। तो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इससे पहले हमने ये थर्ड चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बंगाल की जो दीवानी है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिलती है। तो मुग़ल शासक के द्वारा 12 अगस्त 1765 में ये बंगाल की दीवानी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आ सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपनी की आमदनी जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए। तो कंपनी जो है यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स चाहती थी, और दूसरा उनका इंटरेस्ट क्या था, यहाँ पर जितने भी प्रकार के आर्थिक मसले हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए, और यहाँ के जो शासक हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए। जो पहले थे उनकी जो है उनकी जो शक्ति है उनको सीमित किया जाए, और साथ में इनका जो व्यापारिक कार्य है वो यहाँ पर अच्छे से फलता फूलता रहे। तो ये 3-4 इनके उद्देश्य थे। अब कंपनी अपनी आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगी। तो टैक्स लगाएगी तो जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, यहाँ के लोगों की जो व्यवस्था है या यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ने लगी, और लोग जो है अपने काम को छोड़ छोड़ कर भागने लगे। और इस तरीके से बंगाल में जो है एक फेमाइन आता है, एक अकाल पड़ता है जो 1700 पूरी आर्थिक व्यवस्था की वजह से पड़ता है। 1770 में जो है बंगाल में एक अकाल पड़ता है, और इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है लोग वहाँ पर मारे जाते हैं, करोड़ों की संख्या में। और ये अब इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिशर्स जो है अपने जो जहाँ पर वो रूल करते हैं उन क्षेत्रों में जो है कुछ एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को लेकर जो है व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश करते हैं। तो सुधारने के लिए उन्होंने जो है 3 तरह की जो है यहाँ पर पॉलिसी लेके आते हैं। तो पहली थी परमानेंट सेटलमेंट, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने जो है वो दी थी, और जो 1793 में जो है ये व्यवस्था को लागू किया गया। और उसके बाद जो थी ये की व्यवस्था क्या थी, इनके अनुसार एक सुनिश्चित आय अंग्रेज़ जो है वो प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए प्रत्येक खेत की जो है जो आय है, जो उनका कर है वो सुनिश्चित कर दिया गया। और उसी कर को जो है कलेक्ट करने की जो जिम्मेवारी है ज़मींदार और या जो राजा हैं, ताल्लुकदार हैं, उनको जो है दे दी गई। और वही लोग जो है क्या करेंगे, किसानों से पैसा इकट्ठा करेंगे और अंग्रेज़ सरकार को देंगे। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से जो है ज़मीन जो ज़मींदारी है या किसानी है उसमें किसी तरह का जो है बेनिफिट नहीं होता, लाभ नहीं पहुंचता, और जो किसान है अपने काम धंधे को छोड़ छोड़ कर भागते हैं। और इसको देखते हुए एक नई व्यवस्था जो है वो लागू की जाती है इन समस्याओं को, और जिसको नाम दिया गया ये महालवारी व्यवस्था। तो महालवारी व्यवस्था जो है ये हॉल्ड मैकेंजी ने जो है विकसित की थी, और ये 1822 में जो है इसको जो है लागू किया गया। और एक गांव है, उस गांव के मुखिया को जो क्या किया गया, उस गांव की जितनी भी जो टैक्स बनता है उसको सरकार को इकट्ठा करने की, सरकार को जमा करवाने की जिम्मेवारी दे दी गई। तो ये भी व्यवस्था जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। और आगे जो हम एक और व्यवस्था हमने पढ़ी थी, मुनरो व्यवस्था, जिसके तहत भीतर हमने जाना जो किसान है, किसान से सीधा जो है सरकार जो है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पैसा इकट्ठा करेगी, टैक्स इकट्ठा करेगी। तो बीच के सारे माध्यम ख़त्म कर दिए जाएँ। तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों व्यवस्थाएं जो है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं यूरोप के लिए जो है कुछ फसलें। अब यूरोप जो है
वो किस तरह की फसलें चाहते थे। तो वो समझने के लिए हम सबसे पहले ब्रिटिशर्स के माइंडसेट को हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, वो यहाँ से क्या चाहते थे। एक तो उनका जो है व्यापारिक कार्य जो है वो लगातार चलता रहे, और दूसरा यहाँ के संसाधनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो शोषित कर पाएँ, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में वो पैसा निकाल पाएँ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भारतीय यहाँ पर जो पैदावार होती है, फसलें हैं, उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। अब देखते हैं किस तरह का वो कंट्रोल करना चाहते थे और क्या वो प्रोडक्शन चाहते थे। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पूरे भारत में काफ़ी सर्वे करवाए। उन सर्वों से उन्होंने जो बहुत सारे विदेशी पौधे जो है भारत में लाकर बो दिए, और जबरन जो है किसानों से उनकी खेती करवाई जाती थी, जैसे कि बंगाल में पटसन की, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में जो है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है से गन्ने, पंजाब से गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो ये जो है फोर्सफुली जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है भारत में उत्पादन करवाने के लिए जो है किसानों को प्रेरित किया गया। अब हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स की दिलचस्पी नील में क्यों थी? तो नील में दिलचस्पी होने की वजह यही थी। अब देखिए, ये भारत में बना हुआ जो है कपड़ा है, और ये इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा है। तो अब ये देखिए, इसमें जो है काफ़ी गहरे कलर दिख रहे हैं और इसमें जो है थोड़े लाइट कलर दिख रहे हैं। तो इन्हीं कलर की वजह से ही जो है, इन्हीं रंगों की वजह से ही भारत के ऊपर जो है नील की खेती थोपी जाने लगी। जो भारतीय लोग जो है बिल्कुल भी उनका उत्पादन नहीं करना चाहते थे। तो इस नील क्या है, एक पौधा है और जिससे जो है नीला रंग प्राप्त किया जाता है, तो उसी को ही नील कहा गया है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे भारतीय नील जो है उसकी मांग क्यों थी, क्योंकि भारतीय जो नील था वो ज़्यादा चमकदार था, और उससे जो है कपड़े की रंगाई में जो है ज़्यादा चमक आती थी। तो जिसकी वजह से जो है भारतीय नील की जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है विश्व स्तर पर जो है मांग थी, और जिसकी वजह से जो है इनके यूरोप वासियों के जो है कपड़े उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिखते थे। तो इसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने जो है भारतीय कपड़े के ऊपर एक कैलिगो अधिनियम बिल लाया था। भारतीय कपड़े के आयात के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था, ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। तो जिसकी वजह से जो है ये वहाँ पर बिकना बंद हो गया। तो अब जो है ब्रिटिशर्स जो है खुद भारत में शासन कर रहे हैं, तो वो चाहते थे यहाँ से ज़्यादा मात्रा में जो है नील का उत्पादन किया जाए। अब नील के पौधे को ये नील का पौधा दो तरह का होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय। जो शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है उसको जो है वोड जो है कहा जाता है। तो ये बैंगनी और नीले रंग के जो है वस्त्रों के रंगाई के में इसका जो है इस्तेमाल होता है, और ये उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब जगह पर जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा होता था। भारतीय नील की जो है अच्छी क्वालिटी होने की वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने यूरोप में इनके जो है उत्पादन के, उनके निर्यात के ऊपर जो है सॉरी आयात के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है बाद में उनके जो व्यापारी हैं उन्होंने सरकार को राज़ी भी कर लिया, और जिसकी वजह से जो पूरे विश्व भर में जो है जैसे कि फ्रांस है, पुर्तगाल है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर जो है नील की खेती की जाने लगी। तो इसमें एक और अमेरिका से संबंधित एक टर्म आई है जिसे बागान कहा गया है। अब बागान क्या है, यहाँ पर दे रखा है, बागान एक विशाल खेत जिसमें मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन जो है काम करवाता है, और यहाँ पर जो है खेती जो है की जाती है। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास, इन सब की जो है खेती की जाती है, और यहीं से ही दास प्रथा जो है शुरू हुई थी। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है अफ्रीकी लोगों को दास बनाकर जो है वहाँ पर ले जाकर काम करवाया जाता था। तो ये वही व्यवस्था है। तो इसी समय जो है दास व्यवस्था जो है अपने चरम पर थी। अब जो नील है,
नील की जो प्रोडक्शन है वो एक तो विश्व स्तर पर जो है औद्योगिकरण की वजह से कम होने लगी, और दूसरा जो इंग्लैंड को नील जो है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका इन देशों से मिलते थे, तो अनेक कारणों की वजह से वो इनको प्रोडक्शन मिलनी बंद होगी, और धीरे धीरे वो जो इनको प्रोडक्शन मिलती थी वो आधी रहेगी। तो अब जो है नील को जो है उत्पादित करने की जो है अंग्रेज़ों की बेचैनी जो है और बढ़ जाती है। तो इसलिए भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो ये भारत में जो है नील के उत्पादन के लिए जो है भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। तो देखते हैं तो किस तरीके से ये भारत में जो है नील का उत्पादन करेंगे। तो अंग्रेज़ों की जो है भारत में नील को लेकर क्या दिलचस्पी बढ़ रही थी और क्यों बढ़ रही थी, इसका कारण तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि नील की जो आपूर्ति है वो उनकी कम हो गई थी। तो नील जो है भारत में अच्छी मात्रा में जो है पैदा किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो जिसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है भारत की तरफ जो है नील के उत्पादन के लिए जो है वो प्रेरित होते हैं। अब देखिए, नील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है लगातार कोशिश की, और जो हिस्सा जो है भारतीय नील का ये यूज़ करते थे, उपयोग करते थे 1810 में, ये 30% जो है यूज़ करते थे, उपयोग करते थे, और थोड़े ही समय में जो है ये 95% तक जो है ये पार्ट पहुंच गया। अब अंग्रेज़ों की जो है इतनी दिलचस्पी को देखकर जो है बहुत सारे जो व्यावसायिक एजेंट हैं वो भारत में आने लगे, और भारत में नील के उत्पादन के ऊपर काम करने लगे। और यहाँ पर जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत में आए थे, जो नील के बागान जो है भारत में विकसित करने की कर रहे थे। तो जिसके विरोध में बहुत सारे भारतीय जो है वो भी तैयार हो जा भारतीय भी उनका जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विरोध भी करते हैं। तो कंपनी जो है नए नए बैंक जो है कर्जा जो है इन लोगों को दे रही थी, जो नील की प्रोडक्शन के लिए जो है बागान जो है विकसित कर रहे थे। ये एक चित्र है जो सेंट डोमिंग में के जो गुलाम थे, जो फ्रांस की एक कॉलोनी थी, कैरिबियन जो है द्वीप हैं, तो उनमें जो है ये बगावत की जो पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें जो है गुलाम जो होते हैं, आ, जो फ्रांसीसियों के गुलाम होते हैं, उन्होंने जो है नील की खेती जो है करने से मना कर देते हैं। तो उनके बीच में कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये इनके बीच में जो है एक खूनी संघर्ष शुरू होता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो है 1792 में ये फ्रांस जो है ये उपनिवेश के द्वारा जो है ये दास प्रथा जो है बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है, जिसकी वजह से कैरिबियन द्वीपों में जो है जो नील की खेती है बिल्कुल ही बंद हो जाती है। नील की खेती की अगर हम बात करें तो ये दो तरीक़ों से होती थी, एक थी निज और दूसरी थी रैयती। निज से मतलब है बागान का मालिक जो है वो खुद अपनी ज़मीन पर जिन नील का उत्पादन करता है, तो ऐसी खेती को निज की खेती कहा जाता है। और रैयती की जो खेती थी, इसका मतलब था जो एक रैयत है, तो उसमें जो है पूरे के पूरे खेत में जो है आ, उसके कुछ पार्ट में जो है नील की खेती की जाएगी। जो आ, किसान है उनको जो है सस्ता कर्जा मिलेगा, और अपनी रैयत के ऊपर खेती करने के लिए तो उसमें जो है कम से कम अपने खेत का 25% जो है 25% हिस्सा जो है उसके ऊपर जो है नील की खेती करनी होगी। तो इस तरीके से एक अनुबंध वाली खेती इनको कहा जाता था। तो ये दो तरीके थे, पहला था निज और दूसरा था रैयती। तो दोनों ही यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। तो आगे हम चलते हैं, निज की खेती जो थी इसमें क्या समस्या थी। तो थोड़ा हम यहाँ पर निज की खेती के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जो निज की खेती थी, तो यहाँ पर बागान मालिक थे जो विदेशों से आ रहे थे, और उन्होंने जो क्या किया, यहाँ पर नील की उत्पादन के लिए ज़मीन जो है वो लेते हैं। अब वो ज़मीन किस तरीके से लेते हैं, ज़मीन जो है या तो ख़रीद लेते हैं, और या जो है कुछ टाइम के लिए किराए पर ले लेते हैं। तो जिस तरीके से जो है ये जो निज की खेती जो है वो की जाती है। अब नील की खेती की जो निज की खेती की जा रही थी,
तो उनमें क्या समस्या थी, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी क्षेत्रफल का फैलाव। तो क्षेत्रफल का फैलाव नहीं हो रहा था, ना तो इनको इतनी ज़्यादा ज़मीन मिल पाती, और ये नील की खेती बढ़िया जो उत्पादन वाली जो ज़मीन थी उन्हीं के ऊपर ही इनका जो है उत्पादन किया जाता था। और ऐसी ज़मीन जो है यहाँ पर जो ज़्यादा जनसंख्या थी उन्होंने जो है अपने कब्ज़े में कर रखी थी, और फैक्ट्री अपनी जो भी इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी उनके आसपास जो है ये ज़मीन जो है पट्टे पे लेते, लेकिन वो भी इनको इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो अगर ये किसानों को वहाँ से हटवाते तो जिससे टकराव और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो ऐसी दशा में जो है यहाँ पर जो है ये निज की खेती जो है इतनी लाभदायक नहीं थी। और दूसरा जो है इनको जो इनकी इस खेती को करने के लिए जो आ, आवश्यक जो है उपकरण चाहिए थे उनका रख रखाव उनको उनके ऊपर जो है काफ़ी उनकी मरम्मत के ऊपर जो है पैसा खर्च हो जाता था। तो जिसकी वजह से जो है ये निज की खेती जो है ये पूरी तरह से जो है सफल नहीं हो पाती। तो अब अंग्रेज़ जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो निज की खेती के क्षेत्रफल के फैलाव के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो अब देखते हैं आगे जो दूसरी व्यवस्था थी उसकी में क्या है। चलिए कुछ व्यवहारिक बातें की जाएँ। यहाँ पर बीघे का एक नाम आया है। तो बीघा जो है ये एक ज़मीन का माप था, और जो वर्तमान में 6 कनाल जो है एरिया है, 6 कनाल में 20 मरले होते हैं, और एक किला जो है वो उसमें 8 कनाल होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये ज़मीन को मापने का एक यूनिट था, माप था, जिसे बीघा कहा जाता है। आजकल हम जो है हमारे हरियाणा में यहाँ पर किले कहे जाते हैं, तो किले में 8 कनाल होती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आगे, बंगाल में अंग्रेज़ों का इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ के से जो है तय किया गया था। अब 1/3 एकड़ की अगर हम बात करें तो 6 कनाल का जो है 1/3 जो है लगभग आपको 18 जो है कनाल आपको 1 एकड़ में देखने को मिलेगी, और 18 कनाल, और 1 बीघे में आपको मिलेगी 6 कनाल। तो 18 को अगर 3 पार्ट करोगे तो 6 ही आएगा। तो इस तरीके से जो है ये ज़मीन का कुछ माप था जो आपके लिए समझना ज़रूरी था, व्यवहारिक था। अब ये रैयतों की ज़मीन पर जो है नील की खेती, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो एक बहुत ही गहन व्यवस्था है। यहाँ पर जो है जो बगान मालिक थे वो एक तरह के साहूकार हैं, जो किसान है उसके साथ एक अनुबंध कर लेते हैं, एक दस्तावेज साइन करवा लेते हैं, और उनके बीच में एक समझौता होता है। और उस समझौते के तहत जो है उनको अपने जो खेत का कम से कम 25% हिस्सा जो है उसके ऊपर नील की खेती करनी पड़ेगी। अब इसके बदले में किसान को क्या मिलेगा, तो उनको कम ब्याज पर जो है बगान मालिकों से नगद पैसा मिल जाएगा। तो इससे जो है वो जो किसान है वो ज़्यादा मात्रा में जो है नील की प्रोडक्शन करेंगे। तो इस प्रकार का इनको लगता था। तो इसके अलावा जो बगान मालिक हैं वो बीज उपकरण मुहैया कराएंगे, और मिट्टी को तैयार करवाएंगे, बीज बोने में फसल की देखभाल, सब इसकी जिम्मेवारी जो है वो किसान की रहेगी। तो किसान को जो है जो उपकरण वगैरह हैं वो तो बगान मालिक उपलब्ध करवाएंगे, और जो किसान जो ज़मीन की जो देखभाल है या फसल की जो देखभाल है वो काम करेंगे किसान। तो इस तरीके से आ, जो भी फसल कटाई के बाद जो भी नील उत्पादित होती है वो सारी की सारी नील जो है वो, तो जब नई फसल आती तो उसके लिए नया कर्जा दे दिया जाता किसान को। तो किसान को ये बात समझ में आ गई कि इससे जो है उनकी व्यवस्था जो है सुधरने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे इस व्यवस्था से भी किसानों का मोहभंग होने लगा। तो इस तरीके से नील की खेती के बीच में जो है काफ़ी कई तरह की रुकावटें आती हैं। अब बगान मालिक चाहते थे जो किसान का सबसे बढ़िया खेत है तो उस खेत के ऊपर जो है नील की खेती की जाए। और नील की खेती जहाँ पर भी की जाती थी तो नील की जड़ें काफ़ी गहरी होती थी, और वो ज़मीन की सारी जो मिट्टी की जो ताकत है, शक्ति है, वो खींच लेते थे। तो इस तरीके से उस क्षेत्र के ऊपर जो है धान की खेती नहीं की जा सकती थी।
तो इन वजह से जो है किसान जो है धीरे धीरे नील की खेती से दूर हटने लगे और इनका विरोध करने लगे। तो आगे वाले लेक्चर में हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे, आखिर किसान जो है विरोध क्यों कर रहे थे, तो उससे जो है किसानों की हालत के ऊपर, आर्थिक दशा के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो ये हम आगे वाले लेक्चर में इनको सबको बातों को जानेंगे।